पैरों की थाप लगाने में ही कम से कम 1 साल का टाइम लगता है। बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में फिल्म वगैरह बनाने का सोच रहे हैं, तो पूरा ग्रुप लेके गए थे? पूरा ग्रुप लेकर कितने के लोग गए थे आपके ग्रुप में? हमारे ग्रुप में करीबन 20 लोग थे। तो पलट करके आपको मतलब राक्षस भी दिखाना है, और भी दिखाना है, मरना भी दिखाना है। आपने फिल्में वगैरह भी की हैं? हाँ, तो महिलाएं जब आगे बढ़ती, अब लगा कि नहीं महिलाएं आगे बढ़ रही है मतलब हमने कुछ किया। ये हमें पहले रूम नहीं दिया जा रहा था, महिलाएं क्या कर पाएगी, पर महिलाएं ना डरी ना कुछ, बिल्कुल जोश के साथ उतरी वहाँ पे। पेरेंट्स का अपने बच्चों पे भरोसा करना बहुत जरूरी होता है। नमस्कार, मैं विलास उर्कुड़े वी ऑफिशियल पे फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, प्रतिभा किसी भी संसाधन की मोहताज नहीं होती, और जब किसी इंसान का पैशन ही प्रोफेशन बन जाए तो फिर क्या कहने। ऐसे ही हमारे साथ आज गेस्ट है जिन्होंने भरतनाट्यम से एमए किया, वो भी खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय से। जी हाँ, रितिका जैन जी। और इन्होंने कलकत्ता, आसाम, शिमला, गोवा और भी ऐसी कई अन्य जगहों में अपनी प्रतिभा का झंडा लहराया है। और देखते हैं कि आज अपने जीवन में भरतनाट्यम से एमए करने के बाद संगीत विश्वविद्यालय से वो आपके सामने विचार रखने वाली है कि भरतनाट्यम में और भी क्या क्या हो सकता है, और कैसे इन्होंने इस यात्रा की शुरुआत की और आज भरतनाट्यम को ये कहाँ पहुँचाना चाहते हैं। तो हम हैं आज रितिका जैन जी के साथ। हेलो मैम। हेलो। तो आप सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि ये सफ़र आपका कैसे शुरू हुआ था नृत्य को लेकर, डांस को लेकर? नृत्य को लेकर के मेरी जो मम्मा है वो बहुत अच्छी डांसर रही है। अच्छा। हाँ, वो सरस्वती में काफ़ी सालों से टीचर रही वहाँ पे। उन्होंने वहीं से डांस सिखाना चालू किया। उसके बाद मैं जब 5 साल की थी, उन्होंने सबसे पहले मुझे मंदिर में, हम जैन समाज के जो कार्यक्रम होते थे हमारे, उन्होंने मेरी जो बड़ी बहन है और मुझे वहाँ पे डांस करने की आदत डलवाई। अच्छा। वहाँ सिखाया। उसके बाद मैंने स्कूल में परफॉर्मेंस करना चालू किया, तो समाज के जो लोग थे और स्कूल से मुझे काफ़ी प्रोत्साहन मिला। तो उन्होंने कई बार कहा कि लड़की में कला है, आप इसकी कला को लेकर के उसे आगे बढ़ाओ। मम्मा को वो बहुत शौक था, लेकिन वो स्कूल और घर की जिम्मेदारियों की वजह से वो नहीं कर पा रही थी। वो सपना उन्होंने मेरे थ्रू देखा उस चीज़ को, और बस वहीं से सफ़र शुरू होता गया। फिर स्कूल के हमारे जो सचिव थे माननीय श्री अनिल खंडेलवाल जी, उन्होंने भी, जब मैं 12th क्लास, सरस्वती स्कूल की बात कर रहे हैं? सरस्वती में मेरी पूरी पढ़ाई हुई है 12वीं तक। उसके बाद उन्होंने मेरा डांस देखा, तो उन्होंने भी मम्मी से यही कहा कि लड़की कला को लेकर के बहुत जागरूक है, उसका पहला प्रेम है वो कला। तो आप उसको कला के लिए उसको खैरागढ़ भेज दो, आप डांस के लिए। अच्छा, यानी 12th के बाद उन्होंने ये सजेशन दिया? हाँ, बिल्कुल सजेशन दिया कि आप उनको खैरागढ़ भेज दो, वो कला की फील्ड में ही आगे निकलेगी। उसके बाद में फिर ये भी था कि अब 12th के बाद में, उस समय उतना यहाँ पे जानकारी नहीं थी, उतनी अवेयरनेस नहीं थी यहाँ पर। खैरागढ़ के बारे में भी उतना नहीं पता था। पहले ये था कि वहाँ बहुत ज़्यादा ठीक है रैगिंग होती है, ये सब है। और फिर कई बार ये चुनौतियाँ रहती कि लड़कियाँ हैं तो डांस के क्षेत्र में क्या करेगी आगे जा कर के, कोई फ्यूचर नहीं है, कई लोगों का ये कहना था। और हम छोटी जगह से रहते हैं, तो पेरेंट्स कई बार ये सोचते हैं कि बच्चा बाहर जाके कैसे ढल पाएगा। तो इसलिए मम्मी पापा ने पहले, उसके 12th के बाद मेरा BCA कंप्लीट हुआ यहाँ पे। मैंने MSc भी किया, MSc IT कंप्लीट किया। यहीं से? हाँ, यहीं से, बालाघाट से। हाँ जी। उसके बाद में एक बार मम्मी के कुछ स्कूल के स्टूडेंट्स थे, वो खैरागढ़ जा रहे थे एग्ज़ाम देने के लिए। मुझे डांस का इतना शौक था कि मैं खाना भी बनाते रहती हूँ, तो खाना बनाते बनाते भी मेरे हाथ पैर चालू होते हैं। डांस करते ही रहती थी। नींद में कहीं सपना देख रही हूँ तो भी डांस, तो दीदी देखती, हाँ ये सपने में डांस कर रही है। वो चीज़ें। तो उसके बाद एक दिन मम्मी ने ऐसे ही कह दिया कि देखो बहुत ज़्यादा डांस का शौक है ना, जा खैरागढ़ के एग्ज़ाम निकाल के बता। अच्छा। उसने, मम्मी ने बस ऐसा बोला, मैं गुस्से में गई, फॉर्म भर के आ गया। फॉर्म भरने के बाद में वहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है खैरागढ़ में। एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है जी। खैरागढ़ में 3 एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है। एक एडमिशन के लिए? हाँ, एडमिशन के लिए। एक तो आपके डांस की होती है, उसके बाद में संगीत की हुई, लाइट म्यूज़िक का आपको आना ज़रूरी है। उसके बाद में एक ऑप्शन रहता है कि थिएटर। उसमें तो मैं गई फर्स्ट। मैंने खैरागढ़ में, एक्चुअली उस समय पता नहीं था उतना भरतनाट्यम के बारे में,
तो मैं जब वहाँ खैरागढ़ में एग्ज़ाम देने के लिए फाइनल फॉर्म फिलअप करना होता है कि आपको कौन सा करना है, कथक करना है, भरतनाट्यम करना है, तो मुझे पता था कि ये ड्रेस बहुत सुंदर लगती है पहनने में। भरतनाट्यम। हाँ, तो ये दोनों चीजें अलग अलग होती है, अलग-अलग कथक है, और भरतनाट्यम अलग-अलग है। एक्चुअली क्लासिकल डांस फॉर्म 8 तरह के होते हैं। 8 तरह के होते हैं। 8 तरह के होते हैं अच्छा। उसमें। तो वो मुझे स्टार्टिंग से ही मतलब वो ड्रेस बड़ी सुंदर लगती थी देखने में, तो मुझे लगा मुझे यही वाली ड्रेस पहनना है। अच्छा। हाँ, तब ये नहीं पता था कि भरतनाट्यम होता क्या है। ओके। तो क्लासिकल की था, मैं मैम के पास गई, उन्होंने मुझसे कुछ स्टेप्स थी वो पूछा और बताया कि मतलब मैं आपको ये वाली स्टेप बता रही हूँ, आप ये करके दिखाओ। मैंने दिखाया उनको स्टेप, फिर उन्होंने कहा अभी आपको लाइट म्यूज़िक की भी एग्ज़ाम देनी है, आप खुद ही गाइए और आप खुद ही डांस करके दिखाइए। अच्छा। हाँ, मैंने वह बताया उनको करके, तो मैम ने मुझे फिर पास की चिट दी, फिर उन्होंने कहा कि अब आप लाइट म्यूज़िक की एग्ज़ाम देने जाओ। लाइट म्यूज़िक की तो एग्ज़ाम ये जो प्रोसेस चल रही थी ये पूरी खैरागढ़ में चल रही थी पूरी प्रोसेस? खैरागढ़ में चल रही थी। ओके। उसके बाद मैंने वहाँ पे थिएटर की भी एग्ज़ाम दी खैरागढ़ में? खैरागढ़ में, हाँ। उसके बाद रिज़ल्ट आया कि आप पास हो गए हो, तो फिर मैंने मम्मी पापा को पता चला कि मैं एग्ज़ाम पास हो गई हूँ, तो फिर मम्मी पापा ने कहा कि हमको तो ये मौका नहीं मिल पाया है, लेकिन तुम्हें ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो सपना पूरा करो। ओके। और बस वहीं से फिर खैरागढ़ की शुरुआत चालू हो गई। ओके। तो जब आपने खैरागढ़ जाने का सोचा तो कोई ऐसा एक पॉइंट पे जहाँ पर समाज को और पेरेंट्स को समझाने की ज़रूरत पड़ी, लोगों को समझाने की ज़रूरत पड़ी कि यार जाना मेरा ज़रूरी है क्योंकि मेरा इंटरेस्ट इसी फील्ड में है, ऐसा कोई एक मौका? हाँ, ऐसे मोमेंट बहुत आए हुए हैं। पेरेंट्स की तरफ से तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई मुझे, क्योंकि पेरेंट्स ने हमेशा सपोर्ट किया। मेरी दीदी को हमेशा पता था, उन्होंने मुझे कई बार बोला कि तेरे को डांस में शौक है तो कुछ करती क्यों नहीं। अच्छा। उसमें पर हाँ, मतलब कई बार बाहर से ये सुनने में मिला है कि आपकी पढ़ाई कंप्लीट हो गई है, डांस में करियर बना के क्या करोगे आप। अच्छा। एक टाइम हो गया है आपका, ग्रेजुएशन यहाँ से BCA कंप्लीट हो गया है, MSc कंप्लीट हो गया है, तो आपको अब मतलब अब बच्ची की शादी करानी चाहिए, बाहर जाएगी तो उसको हवा लग जाएगी बाहर की। ये सब चीज़ें सुनने के लिए समाज की कुछ कुरीतियाँ जो है वो उनका सामना आपको करना पड़ा। हाँ, बिल्कुल। मम्मी पापा को पता था कि उनके बच्चे भी कैसे हैं। पेरेंट्स का अपने बच्चों पे भरोसा करना बहुत ज़रूरी होता है उस चीज़ पे, और उन्होंने मुझे यही बोला कि बेटा बाहर जाना है, बहुत सी चीज़ें अभी सामना करना पड़ेगा आपको, बहुत सारी चीज़ों का, तो उसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, हम साथ में हैं। और बस ये कहा, उसके बाद में मुझे खैरागढ़ भेज दिया उन्होंने। तो जब आप खैरागढ़ गए तो वहाँ पे फर्स्ट ईयर से स्टार्ट हुआ आपका एजुकेशन, ये कौन से ईयर की बात है अगर आप बता पाए तो? ये 2019 की टेंथ किया, उसके बाद 2 साल का MA किया। हाँ, है ना? हाँ, 3 साल BCA हुआ। ओके। फिर मेरा MSc IT हुआ 2 साल। उसके बाद में मैं फिर उसके बाद खैरागढ़ के लिए। ओके। तो जैसे गोवा में आप, जैसे आपने बताया कि गोवा, असम, कोलकाता, तो ये जर्नी में आप कैसे पार्टिसिपेट कर पाई, कैसे हुआ ये सब कुछ, हम जानना चाहेंगे आपसे। इस एक्चुअली क्या होता है कि 1 साल के बाद में आपने भरतनाट्यम को ग्रिप पकड़ने में ही, पैरों की थाप में लगाने में ही कम से कम 1 साल का टाइम लगता है। ओके। 1 साल के बाद आप ट्रेंड हो जाते हो, उसके बाद आपको बाहर मंच परफॉर्म करने की परमिशन मिलती है। 1 साल बाद यानी फर्स्ट ईयर के बाद? फर्स्ट ईयर के बाद। ओके। उसके पहले आपको परमिशन नहीं होती है। ओके। तो मेरी गुरु माँ ने ही मुझे बोला कि अब तुम तैयार हो तो आप पहली परफॉर्मेंस देने के लिए जाए। तो वो मेरी पहली परफॉर्मेंस कोलकाता से शुरू हुई। उस समय काफ़ी नर्वस भी थी कि मतलब फर्स्ट परफॉर्मेंस है, मेरे सामने तो एक से एक धुरंधर होंगे। हाँ। उसमें मैं तो छोटी जगह से बिलोंग करती हूँ। कोलकाता मतलब हाँ। वो भी अपनी कला के लिए बहुत जाना जाता है। और भरतनाट्यम बोला जाए तो वहाँ पे एक से एक एक्सपर्ट भी है शायद। एक से एक एक्सपर्ट, ओडिसी डांसर्स ज़्यादा मिलेंगे वहाँ पे। तो वही डर था कि मैं बहुत नर्वस थी कि मेरी पहली परफॉर्मेंस है, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। अच्छा। बहुत घबराहट थी उस टाइम पे। फिर जब कोलकाता गया तो वहाँ एक चीज़ देखने के लिए मिली कि पहले वहाँ पे उन्हें ये लगा, जैसे हम किसी होटल में गए तो वहाँ पे हमें पहले रूम नहीं दिया जा रहा था। क्यों रूम क्यों? उन्हें लगा कि हम वेस्टर्न डांसर हैं। ओके। वेस्टर्न डांसर हैं
तो अभी हमारे पास रूम खाली नहीं है और एक्चुअली हमारा 1 घंटे के बाद प्रोग्राम था, हमें तैयार होना था और हम फर्स्ट टाइम गए थे, हम 4 फ्रेंड्स थे और ये फर्स्ट टाइम था हमारा और बड़े साथ में नहीं थे कोई, तो डर भी लग रहा था। तो क्या करें मैंने कहा कि ठीक है, आपके पास रूम अवेलेबल नहीं है, हमको थोड़ी देर तैयार होने के लिए आप दे दीजिए एटलीस्ट। तो उन्होंने जब पता कि ठीक है कल आप कौन से, जब हमारी कॉस्ट्यूम हमको बैग से निकालते हुए देखा तब उन्होंने पूछा हमसे कि आप कौन सा डांस करते हो। हमने कहा कि हम क्लासिकल डांसर्स हैं। कुछ मैंने कथक वाले हैं, मैं भरतनाट्यम वाली हूँ, एक रविंद्र नृत्य वाले हैं उसमें। तो उनको जब पता चला अरे आप क्लासिकल डांस, उन्होंने तुरंत रूम खाली करवाया। अच्छा, तुरंत रूम। तब हमें पता चला कि क्लासिकल डांस की बाहर में क्या रिस्पेक्ट, क्या इमेज है, क्या रिस्पेक्ट है, राइट। तो उसके बाद आप वहाँ पे तैयार वगैरह हुए, उसके बाद फिर स्टेज पर गए। स्टेज पर वहाँ भी फर्स्ट सब बंगाली बोल रहे थे। हाँ, बंगाली समझ में आ नहीं रही थी। अच्छा। उसमें तो बहुत नर्वस वाला पॉइंट था वो उस टाइम पे। फिर मैंने कहा, आंख बंद किया, मैंने बोली अब जो होगा सो देखी जाएगी करके, कोई बात नहीं, यहाँ सिर्फ मैं हूँ, मेरे आगे कोई नहीं है, कोई नहीं दिख रहा। एक आर्टिस्ट को हमेशा यही सोचना चाहिए कि कोई नहीं दिख रहा है। इस समय मैं रितिका नहीं हूँ, मुझे स्टेज परफॉर्मेंस करना है, मैं दुर्गा जी की स्तुति कर रही हूँ, उस समय मैं वही हूँ। और बस यही रख करके मैं स्टेज पे मैंने फर्स्ट डांस परफॉर्म किया। नीचे उतरने के बाद में सब ताली बजा रहे हैं, थोड़ी देर तो क्या सही में मेरे लिए थी, ये वाला पॉइंट हो गया। अच्छा। उसके बाद सबने जब तारीफ किया, मुझे ये पता ही नहीं था कि मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो मेरी परफॉर्मेंस लाइव दिखा रहे हैं मेरे को। अच्छा। मुझे पता ही नहीं था। अच्छा। और मेरे जो सीनियर्स थे, फ्रेंड्स थे, वो बहुत ज़्यादा खुश हुए। ओके। कि मैंने फर्स्ट टाइम पे बिना बीट कट किए मतलब सारी परफॉर्मेंस एक बार में पूरे कॉन्फिडेंस से आपने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कंप्लीट की। तो वो मेरे लिए सबसे बड़ा मोमेंट था, जो कि मैं कभी भूल नहीं सकती, पहली परफॉर्मेंस। तो पहली परफॉर्मेंस के बाद कब ऐसा आपके लाइफ में अचीवमेंट का मौका आया जब आपको कोई अवार्ड से नवाजा गया या कोई इनाम दिया गया? हाँ, कोलकाता में जो मैं परफॉर्म करने गई थी, वहाँ पे नृत्य भूषण के रूप में अवार्ड मिला मुझे उसमें। उसके बाद में मुझे और भी स्टेजेस करने का मौका मिला। कहाँ? शिमला। शिमला में जो हमारे सीरियल आता है एनटीवी पे, भाभी जी घर पे हैं जी, उनमें जो मनमोहन तिवारी हैं जी, मनमोहन तिवारी, हाँ, गौर सर। हाँ। तो उनकी वाइफ शिमला में प्रोग्राम करती ऑर्गेनाइज। अच्छा। तो उसमें पूरे थिएटर के और पूरे ऑल ओवर इंडिया के परफॉर्मर्स आते हैं वहाँ पे। आपको मतलब गुजरात से लेकर के पंजाब सारे आर्टिस्ट वहाँ मिलेंगे। यानी इंडिया के हर स्टेट का आर्टिस्ट मिलेगा आपको। हर स्टेट, चाहे साउथ के हो चाहे कहीं के हो। अच्छा। वही आपको मतलब सारे वहाँ पे डांस फॉर्म सारे देखने मिलेंगे, क्लासिकल, फोक, सारे डांस, वेस्टर्न, सारी चीजें सब। और मतलब एज भी नहीं, 45 साल के हमने डांसर्स देखा वहाँ पे। अच्छा। उसमें एक मैम थी 50 साल की, उनको देख करके हिम्मत आई कि ये डांस कर सकते हैं, ये होती है प्रेरणा, ये होती है। अच्छा। उसमें तब वहाँ पे भी डांस करने का मौका मिला, फिर वहाँ पे भी हमने डांस किया। और ये जैसे गोवा, जैसे आपने बताया कि गोवा, तो गोवा का क्या सीन है, यानी गोवा में कैसे जाना? गोवा में इंटरनेशनल प्रोग्राम था। हाँ, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। गोवा में इंटरनेशनल प्रोग्राम था जो CID पेरिस के नाम से एक है। ओके। तो वो संस्था चलाती हैं CID पेरिस। हाँ। ओके। तो वो हर बार फॉरेन में करती हैं और गोवा में भी यहाँ से करती हैं। उन्होंने मुझे 2 बार भेजा, लेकिन मैं उस टाइम किसी कारण से नहीं जा पाई थी। फिर फर्स्ट टाइम यहाँ गोवा में हो रहा था प्रोग्राम, तो मैंने कहा कि चलो ये इंडिया में ही है तो यहाँ जाया जा सकता है। तो उस समय फिर मैं शिमला गई फर्स्ट टाइम, तो मैंने ऐसी जब जो एज वाले देखा, 40-45 साल के लोग वहाँ आके डांस कर रहे हैं, कालबेरिया जैसा डांस कर रही है महिलाएं, तो हमारे यहाँ की महिलाएं क्यों आगे नहीं बढ़ती इस चीज़ में? तो वो चीज़ कहीं ना कहीं लग रही थी। मैंने यहाँ कोशिश किया उसमें, पर फिर हमारे कई बार मैं वर्कशॉप लेने मंडला जाती हूँ। मंडला, ओके। हाँ, वहाँ भी मेरी फ्रेंड है, तो वो कथक डांसर है, तो हम दोनों मिलके वहाँ पे फोक डांस वगैरह सिखाते हैं कई बार कैंप में लगा के। तो वहाँ पे हमारे पास में महिलाएं आई थी, तो हमने महिलाओं से बात करी, कई डॉक्टर्स हैं लेडीज, सब जॉब वाली है, तो हमने उनसे बात किया, वो तैयार हुई और हम अपना ग्रुप बना करके फर्स्ट टाइम हमने अपने मध्य प्रदेश का ही फोक डांस लेकर के गए और उसके बाद में वहाँ डांस करने के बाद में फर्स्ट प्राइज़ भी जीता गोवा में।
कैसा इंटरनेशनल। मोमेंट था वो, कैसा लगा था आपको? मतलब देख रहे हैं कि लावनी वाले आए हैं, ये है हम हैं। अच्छा। हमारी महिलाएं क्या कर पाएगी, पर महिलाएं ना डरी ना कुछ, बिल्कुल जोश के साथ उतरी वहाँ पे और फर्स्ट प्राइज भी लेकर के आई। मतलब खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था उस समय। तो तब आप कॉलेज में ही थे? नहीं, तब हो चुका था सब कुछ? ये भी 1 साल पहले की बात है। तो पूरा ग्रुप लेके गए थे? पूरा ग्रुप लेकर कितने के लोग गए थे आपके ग्रुप में? हमारे ग्रुप में करीबन 20 लोग थे। उसमें बच्चे भी थे और महिलाएं भी थी। तो 20 लोगों ने एक साथ डांस किया है यहाँ पे स्टेज पे? उसमें से जो 2 महिलाएं थी वो शुगर पेशेंट भी थी। ओके, बट उनका जो है कॉन्फिडेंस लेवल था कि डांस करना है। और वो आगे भी रेडी है, आगे भी अच्छा। कि अभी अभी कोई प्रोग्राम होता है, जैसे चल अभी काठमांडू का आया हुआ है, हम्म। तो प्रोग्राम के लिए तो हम तब भी करने के लिए तैयार हैं अच्छा। उसमें। तो महिलाएं जब आगे बढ़ती, अब लगा कि नहीं महिलाएं आगे बढ़ रही है, मतलब हमने कुछ किया उसमें। तो हम यही चाहते हैं कि हमारे जो वाराणसी के क्षेत्र के यहाँ भी बहुत टैलेंटेड है, बहुत टैलेंटेड बहुत टैलेंट है, बहुत, लेकिन बहुत। उन्हें प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। तो यहाँ की महिलाएं भी आगे आए। आप खाना बनाने के बाद घर के कामों से फ्री होकर जो आप टाइम मोबाइल और सीरियल देखने में बिताते हैं, बेहतर होगा कि आपका जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, आपकी जो भी कला हो, पेंटिंग हो चाहे कोई भी हो, कोई भी, यानी कोई भी आपका जो पैशन हो, आप जो अपने पैशन, हाँ आप अपनी कला के साथ वो समय बिताइए। बिल्कुल। आपका माइंड भी बहुत रिलैक्स रहेगा और आपको एक अलग ही खुशी रहेगी। आप दिन भर बहुत खुश महसूस करोगे। अच्छा लगेगा कि हम इस काम को चाहते थे और हमने कि मैं कुछ किया। करना चाहती थी, फाइनली मैं कुछ थोड़ा 1 घंटा ही सही मैं उसको दे तो पा रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सीएम राइज स्कूल का जॉनर कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे आप टीचर बनने की ओर बढ़े? एक्चुअली मेरी यहाँ पे जब मैं डांस खैरागढ़ से सीख करके आई भरतनाट्यम के, तो क्योंकि पहले मुझे भी इतना नॉलेज नहीं था कि उसमें कि क्लासिकल डांस में और एक वेस्टर्न डांस में फ़र्क क्या होता है, कितनी विधाएं हैं। वहाँ जाकर के जब मैंने देखा, फाइनली मुझे भी लगा कि 6 महीने से मैं डांस सीख रही हूँ, मैम सिर्फ पैर पटकना ही सिखा रही है। अच्छा, पैरों खैरागढ़ में में? हाँ छाले आ रहे हैं, स्वेलिंग आ रही है। कई बार ऐसा हुआ है कि सीनियर हॉस्टल तक छोड़ने आ रहे हैं रूम में, ओके। इतनी स्वेलिंग आ जाती थी पैर में। तो करीबन 6 महीने पैर थाप बनाने में ही लगते हैं। उसके बाद इतनी हाथों की मुद्राएं होती है, आपके एक्सप्रेशंस, मतलब बिना बोले आप अपने एक्सप्रेशन के थ्रू ही आप अपने सामने वाले को कैसे पूरी स्टोरी प्रेजेंट कर यानी पाते हैं। आपका कहना ये है कि भरतनाट्यम में एक्सप्रेशन ही सब कुछ है, 70% है, 30% आपकी खाली मुद्राएं हैं, लेकिन सारी चीज़ें आपके आपके जो भी एक्सप्रेशन है, जो भी हाव भाव है, वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बगैर कुछ नहीं है। ओके। फिर सीएम राइज में कैसे आपका हाँ भाई, वहाँ से आने के बाद में ऐसा लगा कि जो चीज़ें मैं फेस कर रही थी यहाँ पे, कि मतलब मैं भटक रही थी कि मैं कैसे जाऊँ, कैसे हेल्प, मतलब कोई कर दे, कि मुझे बता दे कि मतलब कैसे करियर बनाना है इसमें, कोई भिजा दे। वो चीज़ें। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें बहुत से बच्चे यहाँ भी फेस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ प्लेटफॉर्म मिलना बहुत मुश्किल हो रहा था मुझे। वही चीज़ें यहाँ भी, तो मुझे यही लगा कि मतलब क्यों ना यहाँ पे भी एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जाए, जिसमें बच्चों को मतलब खैरागढ़ के लिए भी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए तैयार किया जाए और बाहर प्रोग्राम के लिए भी उन्हें मंच मिले, ताकि उन्हें अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिले उस चीज़ में। उसके बाद ये होता है कि यहाँ जो सीएम राइज विद्यालय है अपना, वहाँ से अभी भर्ती निकली थी। ओके। डांस की, पूरे संगीत टीचर्स की निकली संगीत हुई टीचर्स थी। की भर्ती तब हाँ, तीनों विधाओं में निकली हुई थी, गायन, वादन, नृत्य में, उसमें। तो उस वक्त मेरी डांस क्लासेस चल रही थी, पर अभी एज अ गेस्ट था उसमें, तो लगा कि यहाँ भी बच्चों को बहुत कुछ सिखाने का मौका मिलेगा, बहुत बहुत, क्योंकि इसमें कई गाँव के भी बच्चे आते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर एक बच्चा पढ़ाई में ही अव्वल हो सकता है किसी को क्रिकेटर बनना हो, बिल्कुल हो सकता है ना, जैसे कि हाँ पैशन को प्रोफेशन में बदल सकते हैं। बस उसको वो जगह नहीं मिल पाती है, वो भी बेचारा एक बोलते बिना पानी की मछली जैसा बिना पटाना करना चाहता है, लेकिन कर नहीं पा रहा है। वो चीज़ें होती है। तो इसलिए मैंने ये स्कूल ज्वाइन किया और मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि मैं बच्चों को मतलब जितना हो सके सिखा पाऊँ, उनको सारे डांस फॉर्म के बारे में सब कुछ मैं ट्रेन करती रहती हूँ। तो अभी कितने बच्चे सीखते हैं आपके पास वहाँ पे? स्कूल में लगभग 150 बच्चे हैं। 150 बच्चे? 150 बच्चे हैं। तो उसमें इंटरेस्टेड पूरे 150 हैं या उससे कम है? नहीं, 150 बच्चे हैं। अच्छा। हाँ, क्योंकि मेरी आदत है, मैं बच्चे को तभी अपने एक्सेप्ट करती हूँ
जब वो मुझे अपनी तरफ से 100% दी अच्छा। उसने। मैं देख रही हूँ कि आपका डांस में रुझान किस तरफ है ना, आप इंटरेस्ट ले रहे हो कि नहीं। मैं उनसे सिखाने के बाद में पूछती हूँ, बेटा आपको डांस फॉर्म में इंटरेस्ट आ रहा है, तो कौन से डांस फॉर्म में है, वेस्टर्न में जा रहे हो, फोक में जा रहे हो, क्लासिकल में जा रहे हो। उनके बारे में समझाना भी मुझे ज़रूरी है। तो मैं उनको समझाती हूँ। अगर बच्चे में मुझे लग रहा है कि नहीं ये बच्चा डेडिकेट है उसके लिए, तो मैं उसे फिर पूरी कोशिश करती हूँ सिखाने के लिए। ओके, अगर डेडिकेशन है तो तो अभी मैं ये मान के चलो आप 150 बच्चों को सिखा रहे हैं, तो इतना बड़ा क्लासेस वगैरह है सब, सीएम राइज में सब चीज़। आधा टाइम डिवाइड करना पड़ता है। जैसे 3 दिन है तो हमने 8 से लेकर के 12 तक के बच्चे हैं, तो 12th वाले बच्चों को तो नहीं एक्सेस कर पाते, कभी कभार ही आते हैं वो बच्चे, क्योंकि बोर्ड होती है, उनके ऊपर प्रेशर बहुत होता है पढ़ाई का। तो जैसे कई बच्चे हैं तो मैं 3 दिन मैंने डिवाइड कर दिया कि 10 बजे आपका टाइम है ना, उसके बाद में 6 पीरियड जो है वो आपका टाइम है, क्योंकि 11th और 10th का तो रहता है 6 पीरियड खाली होता है। बिल्कुल। तो ये टाइम आपका है। 3 दिन करके ऐसे बच्चों को डिवाइड कर देते हैं, और बीच में जब कोई क्लास टीचर नहीं आ रहे हैं या कुछ, तो इंगेज में जा कर के उनके बारे में थ्योरी पढ़ाते हैं। तो ये जो बच्चे हैं तो इसमें गर्ल्स ज़्यादा है या बॉयज़ ज़्यादा है? गर्ल्स ज़्यादा है भरतनाट्यम में। और कैसा लगा आपको, यानी कि बच्चे सीख रहे हैं आपसे वहाँ पे? बहुत खुशी होती है, क्योंकि बच्चों खुद से जब क्वेश्चन करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि मतलब ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हमारी मेहनत सफल हो रही है। हमने तो ज्ञान अर्जित किया, हम उसको दे पा रहे हैं, बांट पा रहे हैं, जिससे कि वो और बढ़े बढ़ पाए। तो बताइए, तो ये जो बच्चे हैं इनके पेरेंट्स से कभी बात हुई इन सब चीज़ों को लेकर आपकी? हाँ। क्या बोलते हैं पेरेंट्स? जब मैं बच्चों को थ्योरी पढ़ाती हूँ तो एक्चुअली यहाँ पे पहले उनको ये भी नहीं मालूम था कि नटराज है कौन। ओके। तो मैंने उनसे कई बार पूछा कि आप जो पेंसिल बॉक्स यूज करते हो उसमें जो यह फोटो रहती है वो किसकी है? हाँ। तो कई बोलते काली जी की है। हाँ। देवी है। अच्छा। मैंने बोले देवी नहीं है बेटा, देवी नहीं है, मेरे पिताजी है। पिताजी हाँ, बच्चों को थोड़ा थोड़ा मतलब खेल के तौर पे उनको सिखाना, ये कोशिश रहती है। यानी नटराज में भोलेनाथ है, शिव जी है। शिव जी का रूप है। मैंने उन्हें बताया कि जो डांस की जो मुद्रा है ना, ये शिव जी है करके। अब भूलोगे तो नहीं। फिर उनको बताना पड़ता है क्लासिकल डांस और फोक डांस में फ़र्क क्या है, नहीं पता। अब मैंने आप ग्राउंड में गरबा करने जाते हो, अभी सब गरबा में मैंने नवरात्रि में दिखोगे आप लोग। बिल्कुल। तो हाँ जाते हैं। मैंने कहाँ का डांस फॉर्म है, फोक डांस है कि क्या है, पता नहीं मैडम, डांस है। फिर मुझे बताना पड़ता है कि बेटा आप जो गरबा करने जाते हो वो फोक डांस है। तो गुजरात का फोक डांस है, उसको लोक नृत्य बोलते हैं। हाँ, आप जो क्लासिकल डांस सीखते हो या आर्ट टाइप के होते हैं जिसमें भरतनाट्यम, कथक, ओडिसी है ना, ये जो है ये शास्त्रीय नृत्य, ये अलग कहलाते हैं। और फिर वो खुद क्वेश्चन करना जब चालू करते हैं, जिज्ञासा उनको होती है, तो अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो जैसे आपने डांस क्लास खोला, क्या नाम है डांस क्लास? नृत्य दर्पण। तो इसकी प्रेरणा कैसे, यानी कैसे सोचा आपने कि डांस क्लास यहाँ पे ओपन करना चाहिए, और कितना टाइम हो गया इसको? डांस क्लास को ओपन किए हुए करीबन मुझे 4 साल हो गए। क्या नाम है डांस क्लास? नृत्य दर्पण डांस अकेडमी। नृत्य दर्पण। हाँ। ओके। तो यहाँ पे कितने बच्चे आ रहे हैं आपके पास? मतलब आते रहते हैं, कभी 10-15 हो जाते हैं। तो यहीं के लोकल के, हाँ। और कभी कभी मतलब 25-30 ऐसे भी होते हैं। ओके। तो यहीं पे है आपका ओपन डांस क्लास, बहुत बढ़िया। तो आप डांस क्लास भी चला रहे हैं। तो ये डांस क्लास का सबसे बड़ा आपका उद्देश्य क्या था, इस डांस क्लास को खोलने का? डांस क्लास का यही क्या सोच के आपने ओपन किया था? यही था कि बच्चों को एक प्लेटफॉर्म मिल पाए, मैं उनको एक अच्छी सीख दे पाऊँ, रियलिटी मतलब डांस होता क्या है ये इनको पता चल सके। क्योंकि कई मेरे जो मतलब आइडियल के भी जो प्रिंसिपल सर हैं, सिंह सर, उनसे भी काफ़ी बातें हुई हैं। तो उनका मतलब हर देखा मैंने कि वेस्टर्न बच्चा क्लासिकल होता क्या है वो जानता ही नहीं है, वेस्टर्न में ही जानता ही नहीं है। आपको मतलब आप भारतीय नृत्य है जो आपके, आप उन्हीं के बारे में कुछ नहीं जानते हो, तो ये कितनी गलत बात है। बिल्कुल गलत। बच्चा कहाँ से इंटरेस्ट लेगा जब उसको उस चीज़ के बारे में पता ही नहीं है, उसने सामने में देखा ही नहीं है कभी वो डांस। इसलिए हमने शुरुआत आइडियल से करी थी। उसके बाद में आइडियल के में काफ़ी बच्चे आते, मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो आइडियल की थे। तो और उसमें से कम
10 लड़कियां अभी ऐसी है जो परफेक्ट भरतनाट्यम करना जानती है यहाँ पे अपने वाराणसी में। हाँ, क्योंकि भरतनाट्यम में संस्कृत होती है, कन्नड़, तमिल, सारी लैंग्वेजेस होती है। तो उन तीनों ही लैंग्वेजेस में आपको डांस सिखाना होता है। आपको मीनिंग बतानी पड़ती है बच्चे को कि इसकी मीनिंग क्या है डांस की, क्योंकि क्लासिकल में ये है कि आप यही चीज़ ऐसे कर रहे हो तो वो किसी को प्रेम से बोलना होगा कि आइए आइए, राइट। आइए, आप सम्मान के साथ बोल रहे हो, और यही चीज़ आपने ऐसा कर दी तो वो अपमान हो गया। अपमान, वो गुस्से से किया गुस्से से, क्या भगवान को गुस्से में चुनौती दे रहे हो? हाँ, हाँ। ये वाली बात हो जाती है। अच्छा। तो कम से है बच्चे कंटिन्यू ये कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं ओके ओके। भरतनाट्यम में, और उसके बाद में कहीं परफॉर्मेंस देना हो तो क्या करते भी हैं बच्चे। तो जैसे आपने डांस क्लास खोला, बच्चों को अभी सिखा रहे हैं, तो एक ऐसी चुनौती जो अभी आप फेस कर रहे हैं, जो दूर हो जाए तो और बच्चे ज़्यादा अवेयर हो जाए? हाँ, मेरे पास में भी बच्चे आते हैं। मैक्सिमम बच्चे क्या होता है, क्लासिकल वाले कम हैं, मैक्सिमम बच्चे वही आते हैं वेस्टर्न डांस के बारे में सोच के कि यहाँ वेस्टर्न डांस सिखाते होगे? हाँ, कि सिर्फ वेस्टर्न डांस करना है, हम डांस क्लासिकल नहीं कर पाएंगे। क्यों? अच्छा, वो बोर लगता है, म्यूजिक समझ में नहीं आती, म्यूजिक स्लो होता है। हाँ, उन्होंने रियल में नहीं देखा। और जब ये होता है कि जब ये जो 10 बच्चियाँ थी, उनके सामने में जब परफॉर्म करना चालू करती है तो उनको देख करके उनका इंटरेस्ट और बढ़ते गया। तो अब वो वेस्टर्न नहीं, अब उनको क्लासिकल भी सीखना है। अच्छा। क्योंकि आप जान रहे हो कि क्लासिकल में आपको बाहर स्टेजेस मिल रहे हैं। राइट। पहली बात, क्लासिकल डांस एक ऐसा है जो आपको रट्टू तोता नहीं बनाता किसी चीज़ में। क्लासिकल में ये है कि हर एक मुद्रा की मीनिंग होती है। मैं यही कर रही हूँ तो किसी को गुस्से में मारना हो गया, यशोदा जी है जैसे, तो वो कृष्ण जी को बोल रही है कि माखन मिट्टी खा रहा है तो बहुत पीटूंगी, ये चीज़ हो गई। उसके बाद यही मैं बुला रही हूँ तो प्यार से किसी को बुलाना हो गया सम्मान के साथ में। यही दिखा रही हूँ तो छत्र दिखाना हो गया, ये कर रही हूँ तो मना करना हो गया। ये एक मुद्रा की कितनी सारी मीनिंग्स है, बिल्कुल कितनी सारी मीनिंग्स निकली है। तो जब आपको पता ही नहीं होगा कि डांस में वर्डिंग क्या चल रही है, किस डांस में कौन सी मुद्रा यूज, तो आप कैसे उसको डांस करोगे? कृष्ण जी है तो आप बंसुरी बजाने के लिए ये यूज़ करोगे, उनके करली हेयर है वो दिखाना है तो आप ये मुद्रा यूज़ करोगे। इसका मतलब ही करली हेयर दिखाना हो गया, उसको करतरी स्वस्तिक बोलते हैं। अच्छा। जब आपको पता होगा तभी तो। आपकी जो ये जर्नी रही एमए तक की, अब इसके बाद आपने फिल्में वगैरह भी की हैं? हाँ, तो ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई फिल्में वगैरह, और कौन कौन सी फिल्में की, किन किन लोगों के साथ काम किया है? हम मेरी बचपन में ऐसे क्या बुगी बुगी आता था शो उस जी, समय बोगी में। होगी, जावेद जाफरी वाला। हाँ, राइट। तो फैमिली के साथ देखते थे और बचपन से सबने यही कहा कि डांस बहुत अच्छा करती है। तो मुझे कभी भी याद नहीं है कि मैंने कभी बोला हो कि मुझे डॉक्टर बनना है कि कभी इंजीनियर बनना है। बचपन से ही? नहीं बोला कभी। अच्छा। चलिए, जो मेरे पिताजी रहे हैं वो भी थिएटर से रिलेटेड रहे हैं। ओके। तो गाना भी गाते थे बहुत अच्छा, थिएटर भी। तो ये सारी प्रतिभा मुझे अपने पेरेंट्स से ही मिली है पहले से, यानी आपका एटमॉस्फेयर जो रहा चारों तरफ हाँ। का, वो ऐसे ही रहा? हाँ, कई बार तो मम्मी पापा कंफ्यूज हो गए थे, ये लड़की को पेंटिंग में करियर बनाना है, डांस में करियर बनाना है, सिंगिंग में बनाना है, बहुत कंफ्यूजन था। अच्छा। पर वो डांस देख देख करके बड़ी, तो मुझे पहले से पता था कि नहीं, मुझे कला के क्षेत्र में ही आगे बढ़ना है। ओके। उसमें थिएटर का भी ऐसा कुछ डिसाइड नहीं था। जब खैरागढ़ मुझे छोड़ने के लिए गए थे पापा, तो मैंने एग्ज़ाम में तभी भरा था फॉर्म। पापा ने कहा कि मैं तो थिएटर वाला रहा हूँ, पता नहीं इसके अंदर वो कीड़ा है या नहीं, ये तो कर पाएंगे। पापा ने थिएटर कहाँ से, दिल्ली वगैरह? हाँ, छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा से? तो छिंदवाड़ा में थिएटर वगैरह होता है? हाँ, उस समय में होता था, पापा के समय में। अच्छा। तो पापा ने काफ़ी काम किया उसमें। तो ये फिल्मों की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई आपकी? मम्मी पापा थे। अच्छा। तो एक्चुअली जो अभी बताया भाभी जी घर पे हैं। हाँ। तो मैं उनकी अय्या शिमला है आईडी, तो मैं उनके साथ में जुड़ी हुई हूँ उसमें प्रोग्राम में। तो उन्हीं के उसमें ऐड आया था उसमें कि फीमेल आर्टिस्ट की ज़रूरत है उसमें, डांस ऑडिशंस है उसमें। मुंबई में था डांस। तो मैंने मम्मी से कहा कि ऐसी गर्मी की छुट्टियां चल रही थी, जून की बात है, 2 साल पहले। तो फिर 2 साल पहले? 2 साल पहले।
तो उसमें था, तो मैंने मम्मी से कहा कि मेरे लिए एडवर्टाइजमेंट आया हुआ है। तो मम्मी ने कहा कि ऑडिशन दे दे। तो मैंने उनसे कहा कि पर मेरे पास ऐसा कुछ वीडियो है नहीं ये सब में। तो मम्मा ने फ़ोन नंबर था उसमें, मम्मी ने बोला कि ट्राई करने में क्या जाता है करके। और मेरा बचपन से सपना रहा है मूवीज़ में काम करने का, कि मतलब हाँ कोई सीरियल है जैसे खिचड़ी सीरियल बहुत खिचड़ी, आता था, हाँ, तो बहुत उसमें आता था। हंसा और दया बेन, हाँ। उसकी एक्टिंग में बहुत किया करती थी अच्छा। उसमें। तो फिर लगा कि ठीक है, कोशिश करने में क्या जाता है। तो फिर वहाँ के जो राइटर थे, मैंने उनको मतलब अपनी प्रोफाइल सेंड करी, फिर उन्होंने मुझे वहाँ से स्क्रिप्ट सेंड करी उसमें। तो वो स्क्रिप्ट में मैंने वीडियो बना के भेजा, और फिर फर्स्ट टाइम मुंबई गई पापा के साथ ऑडिशन देने के लिए 2 साल पहले। हाँ। ओके। तो मेरा ऑडिशन बहुत अच्छा गया। फर्स्ट टाइम मैंने कैमरा वगैरह कर, ऐसा कुछ नॉलेज था नहीं, मैंने फर्स्ट टाइम देखा, लेकिन वहाँ डरी नहीं इसमें। तो वो भी हुआ, और फिर मेरी स्केचेस भी काफ़ी अच्छी थी, तो वो काफ़ी टाइम से देख रहे थे कि मैं खुद ही कॉस्ट्यूम डिज़ाइन करती हूँ। तो उन्होंने मुझे एक चैलेंज दिया कि रितिका, मैं तुमको स्क्रिप्ट सेंड कर रहा हूँ, बेबी ऑन ड्यूटी नाम था उस वेब सीरीज़ का। वेब सीरीज थी? हाँ। ओके। क्राइम सीरीज़ थी। तो उसमें विलन राहुल रॉय थे, हमारे ओके। जो आशिकी फिल्म के हैं हाँ हाँ। वो थे। तो और डायरेक्टर भी थे अमित चौहान। तो उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट सेंड करी, उन्होंने कहा कि ये स्क्रिप्ट को पढ़ो, और ये जो 6 कैरेक्टर्स हैं लड़कियों के, और जो विलन है मेन, तो तुम इसका लुक कैसा रखना चाहोगी, इसके स्केचेस रेडी करो और मुझे बताओ। अच्छा, आपको यानी उन्होंने स्केचेस रेडी करने बोले स्क्रिप्ट हाँ, देखकर? तो मैंने उसकी कॉस्ट्यूम भी डिज़ाइन किया। अच्छा। और उसमें रोल भी फाइनल था। क्या रोल किया था? उसमें 6 गर्ल्स है, अभी उसकी मतलब शूट कंप्लीट नहीं हुआ है। कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी चल रहा है यानी? ओके। स्टार्ट होगा, ग्वालियर में शूट होना है उसका। अच्छा, यही एमपी में अपने? हाँ, ओके। तो वो मतलब 6 क्रिमिनल गर्ल्स है जिसको बचपन से पकड़ के रखा गया है। तो ड्रग्स का काम करती थी, तो वही रोल मिला था, मेन किरदार। तो ये ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आने वाला है? हाँ, किसी ओटीटी पे है। किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पे? अभी कुछ ऐसा डिसाइड हुआ है कि इस ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आने वाला है, कि डिसाइड होने वाला है अभी? उनका डिसाइड तो है वैसे, एक तो अपना रेड चिली के नाम से हाँ, भी रेड आता चिली। है, रेड चिली में भी है, हाँ। और जी के नाम से, जी टीवी हाँ। का जो है उसमें ओके। भी है प्लेटफॉर्म पे। ओके ओके। तो अगर रितिका जी, अगर आपसे मैं पूछूं कि अभी आपकी लाइफ का सबसे बड़ा ड्रीम क्या है, क्या करना है और आगे आपको? मुझे एक सबसे बड़ा आर्टिस्ट बनना है। मैं चाहती हूँ कि मतलब मेरे जो बालाघाट ज़िले है, मैं क्योंकि जब मैं ऑडिशन देने जाती हूँ उसके बाद मैंने सेकंड फिल्म कुख्यात की, उसमें भी 16 साल की लड़की का रोल था उसमें। तो जिसमें 9 रस थे पूरे, 9 रस जो होते हैं हमारे, रौद्र रस, करुण रस, ये हास्य रस, वो सारे उस फिल्म में हैं। अच्छा। कुख्यात तो वो उसी फिल्म से बनी हुई है, उसकी आधा शूट कंप्लीट हो गया है उसमें। उसके वो शहडोल में शूट चल रहा था उसका। तो उसके बाद में फिर मुझे लगा, वहाँ कहीं भी जाओ जब बाहर, तो वहाँ लोग पूछते हैं कि आप कहाँ से हो, तो मैं कहती हूँ उनको बालाघाट से। ये कहाँ आता है? अच्छा, यानी उनको पता नहीं रहता कि बालाघाट? होता। अच्छा, नहीं पता होता, तो मुझे बुरा लगता है ये चीज़। तो वो मुझे बताना पड़ता है वहाँ का, कि हमारा खाना किस लिए फेमस है, पेस्ट फेमस है, इसमें टाइगर सिटी है हमारी बालाघाट, है, सतपुड़ा के घने जंगल है, आइए आप घूमने के लिए कभी, मैग्नीज है, कई सारी चीजें। हाँ, तो ये चीज़ें बतानी पड़ती है उनको, ये सारी चीज़ें। तो ऐसा लगता है कि नहीं, कहीं ना कहीं ये पहचान होनी चाहिए, जो छुपी हुई है वो बालाघाट को पहचानना चाहिए, होनी चाहिए। आपका ये है यानी। बहुत बढ़िया, अच्छा लगा जान के। तो आप जैसे एक महिला कलाकार हैं, तो आपके स्ट्रगल की एक जर्नी को देखा जाए तो कुछ पॉइंट में कैसे एलिब्रेट, कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप आपकी स्ट्रगल जर्नी जो अभी तक रही है? कथक सीखा बचपन से, फिर ऑडिशन दिया, फिल्म किया, एमए किया, तो ये स्ट्रगल जर्नी को अगर एलिब्रेट अगर आप करना चाहे 2-3 चीज़ों में, तो कैसे करेंगे इसको? स्ट्रगल तो बहुत करना पड़ा, क्योंकि एज अ महिला आपको देखा जाए तो आपको बहुत सी सारी चीज़ों के जवाब देने पड़ते हैं बाहर में, क्योंकि फैमिली भी है। उसके बाद में मतलब बाहर में यही होता है समाज में कि फिल्म इंडस्ट्री है,
तो पता नहीं, क्योंकि लोगों की इमेजिन आप जो टीवी में देखते हो तो आप एक धारणा बना लेते हो, धारणा बना लेते हो कि ये चीजें ऐसी होती ऐसी होगी वैसी होगी, ये कैसे सरवाइव करेगी वहाँ पे, ये ऐसा कुछ नहीं है। सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती है, आप सही रहो बस। ओके। वही रहो। तो मुझे ये था कि मैं अपना काम करने के लिए गई हूँ, मुझे अपनी कला से प्यार है, मुझे अपनी कला पे फोकस करना है, बाकी मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि यार इतनी सारी चीजें चल रही, इरिटेट हो गई कि छोड़ दूं सब कुछ? हाँ लगा है। कब लगा था कई बार। ये फेज बताइए। कई बार, मतलब कई बार बाहर में सुनने मिलता है मुझे कि मतलब कितने साल तक के डांस करते रहोगी, इसमें शादी क्यों नहीं करती हो। अच्छा। हाँ, शादी करके सेटल होना चाहिए, वो भी ज़रूरी होता है, ये Okay. होता है। भाई मेरे घर को आप देखने नहीं आ रहे हो। बिल्कुल। मुझे पता है कि मेरे लिए मेरी कला क्या है, एक कलाकार ही जान सकता है वो कि उसके लिए उसकी कला उसकी जान से भी ज़्यादा मायने होती है। बिल्कुल। उसमें वो शादी के बगैर रह सकता है, लेकिन वो अपनी कला के बगैर कला नहीं के रह सकता बगैर नहीं रह सकता। उसमें। और ये है कि मैं प्रूफ करके दिखा भी रही हूँ, प्रूफ करके दिखा। हाँ, जो भी है मुझे जवाब देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, मैं अपनी कला में आगे बढ़ते हुए आपको खुद ही उससे सामने से जवाब मिल रहा है उस चीज़ का। तो आप ये बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में फिल्म वगैरह बनाने का सोच रहे हैं? जी, क्या चल रहा है प्लान आपके दिमाग में? प्लान यही था कि मेरे पास ऐसे बहुत से बच्चे हुए हैं, कई बच्चे ऐसे हैं कि जिन्होंने स्कूल छोड़ दिया, पढ़ाई छोड़ दी है। तो मैंने उन्हें समझाया कि मतलब क्यों, तो हमको मुंबई जाना है, हाँ हमको एक्टिंग करनी है, यही चीज़ें। तो मैंने उन्हें समझाया कि बेटा पढ़ाई छोड़ना हर किसी चीज़ का रीज़न नहीं है, सॉल्यूशन नहीं होता। वही आप पहले अपनी पढ़ाई कंप्लीट करो, वरना आपके सही है पेरेंट्स आपको सही कह रहे हैं, पहले आपको अपनी पढ़ाई कंप्लीट करनी चाहिए। बिल्कुल। अचानक होता क्या है कि आजकल ये चल रहा है रील का दौर, रील का, तो उनको लगता है कि रील्स बनाने में हमारे इतने सारे फॉलोवर्स हैं तो मतलब हम बहुत अच्छे एक्टर हैं। हाँ, बहुत अच्छे हैं। हाँ। बल्कि रियल में एक रील में और एक एक्टिंग में, कैमरे के सामने एक्टिंग में बहुत ज़मीन आसमान का फर्क है। वो मुझे भी समझ में आती है। अकेले सेलफोन पे तो आप बना सकते हो, लेकिन अगर कोई सामने कैमरा खड़ा है तो फिर बात अलग हो जाती है। KGN के यूपी के हैं सर, विलन का रोल करते हैं, उनके साथ में काम किया। जो आश्रम फिल्म में विलन थे कमलेश खरे, उनके साथ में काम किया है उसमें। तो ये जो है कि आपके जो सीनियर्स हैं उनसे आपको बहुत कुछ सीखने मिलता है। अभी भी ये है कि मैं बाहर भी जाती हूँ तो मुझे दूसरों से बहुत कुछ सीखने मिलता है उसमें, कि चीज़ों को कैसे मैनेज करना है। क्या फिल्म का मुझे पता नहीं था फर्स्ट टाइम पे, मतलब एक सीन देने के लिए आपको 4-4 घंटे रोना पड़ रहा है, कई रीटेक। उन्होंने कहा मुझे कि मतलब मैं आपको ग्लिसरीन दे देता, मैंने मेकअप आर्टिस्ट को मना कर दिया, मैंने नहीं, रोने के लिए ग्लिसरीन लगा लो। मैंने उन्हें मना कर दिया कि नहीं, मैं नेचुरल एक्टिंग करूँगी, मुझे ग्लिसरीन नहीं चाहिए, मुझे ग्लिसरीन नहीं चाहिए। उसके बाद में वो जब कस्टडी में लाया जाता है, फिल्म की सीक्वेंस ही ऐसा था उसमें कि पुलिस वाले जो मुझे कस्टडी में पकड़ के लाते हैं मर्डर केस पे, वो था। तो मतलब उसमें जो रोने वाला सीन था, एक 16 साल की बच्ची है जो डरी सहमी हुई सी है उसमें। तो वो सीन मैंने बस इतना इमेजिन कर लिया था कि मैं उसको मैंने फर्स्ट टेक में ही खत्म कर दिया। उसको जीने लगे थे आप उस किरदार को अपने अंदर उतार के, और वो आपसे हो गया 100%। मैंने एक फर्स्ट टेक में उसे ऐसा शॉट दिया कि मतलब पूरा तालियां बज रही है कहीं कुछ, तो फिर मुझे लगा कि नहीं हाँ अब मैं सब ठीक कर रही हूँ उसमें। तो मतलब एक एक सीन के लिए वो एक्टर्स की कितनी मेहनत रहती है, बिल्कुल कितनी मेहनत होती है। मतलब एक थिएटर आर्टिस्ट सालों मेहनत करता है, आप मिरर के सामने में 24 घंटे हम लोग बिताते हैं उसमें। एक्टिंग के लिए हम कैसे रो रहे हैं, हम कैसे हंस रहे हैं, आपके सामने कोई चीज़ें हो रही है, आप अंदर से परेशान हो, आपकी लाइफ में कितनी भी परेशानी चल रही हो, लेकिन आप कैमरे के सामने वो नहीं दिखा सकते। एज अ स्टेज आप नहीं दिखा सकते। एक आर्टिस्ट को सामने में आप किसी से मिल रहे हो तो एक स्माइल रखकर ही मिलना पड़ेगा। आपको ऐसा नहीं लगता कि लोगों को ये अवेयर होना चाहिए कि एक स्टार बनने के लिए, एक्टिंग सीखने के लिए मुंबई नहीं दिल्ली जाना जरूरी है, NSD ज्वाइन करना जरूरी है? हाँ, ऐसा नहीं लगता आपको कि लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है कि मुंबई नहीं जाना है, हमको दिल्ली जाना है? तो
ये बातें कैमरे के माध्यम से भी अगर आप कोई सुन रहे हैं, कोई आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, कलाकार बनना चाहते हैं, तो आज ये बात अपने दिमाग में रख लीजिए कि अगर आपको इस क्षेत्र में उतरना है तो आप मुंबई ना जाए, दिल्ली जाए और उसके लिए भी सर्च करें काफ़ी सारी चीज़ें। तो उसके बाद जैसे आपने क्लासिकल और फोक में एक अंतर अगर मैं आपसे पूछूं कि ये दोनों चीज़ में एक अंतर क्या है जिससे कि हमारे यूथ को एक मैसेज जाए? फोक डांस जो है वो हमारे स्टेट से रिलेटेड होते हैं, क्षेत्र से रिलेटेड होते हैं, और जो क्लासिकल डांस है वो हमारी पूरी भारतीय परंपराएं हैं जो मंदिर से चली आ रही, करीबन 2000 साल पुरानी परंपराएं हैं। आपने देखा होगा जो रामायण वगैरह जो दूरदर्शन में आती थी पहले, तो उसमें जब भगवान का जन्म होता है कुछ, तो अप्सराएं वो फूल फेंक फेंक के नृत्य करती थी। वो भरतनाट्यम, यक्ष गंधर्व, हाँ वो भरतनाट्यम से। ओके। हाँ, उड़ीसा में भी हैं, ओडिसी डांसर्स भी हैं, वो भी, ये जो सारी रीति है जो ये मंदिरों से ही रिलेटेड है, हमारी भारतीय परंपराओं से निकली हुई है। फोक डांस है वो किसी क्षेत्र का डांस हो गया, रिलीजियस डांस बोला हाँ जाए इसको। वो डांस हो गए हैं। एक चीज़ बहुत अच्छी देखने मिलती, मतलब आप छत्तीसगढ़ में भी देखिए, छत्तीसगढ़ में भी बच्चा जो है अपना लोक नृत्य से है, अपनी परंपरा और संस्कृति को आदिवासी नृत्य बोल सकते हैं। हाँ, आदिवासी, मतलब आपको हर घर में जो बच्चा भी होगा तो उसको पता है कि मेरा पहनावा क्या है। उसमें वो अपने डांस फॉर्म को जानता है। वो अगर मैं उसको फोक के डांस के कपड़े पहनने बोल रही हूँ, बेटा आपका ये वाला डांस है ना, तो वो उसको पहनने में कतराएगा नहीं। हाँ ये मेरी परंपरा है, ये ड्रेस में, तो वो बाकायदा ये चीज़ें थोड़ा यहाँ के बच्चों के साथ में मुझे देखने में मिली कि नहीं हमें तो धोती पहनना पड़ेगा। हाँ, नहीं ये कुछ थोड़ा सा यानी इग्नोर करते हैं कि ये करने के लिए हमें ये करना। हाँ। और वेस्टर्न ऐसा है कि जीन्स टी शर्ट और फटे वटे कपड़े पहन के, बस तो इस वजह से वही थोड़ा सा उनके लिए डांस है। बट हाँ, पर अभी जैसे समझाने के बाद में उनको काफ़ी चीज़ों में फ़र्क जब बताया जाता है ऐसे, तो वो समझ रहे हैं। मैंने उन्हें कई बार बताया कि खैरागढ़ एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ फॉरेन से लोग पढ़ने के लिए आते हैं, बिल्कुल आते हैं, थाईलैंड से आते हैं, श्रीलंकन से। मैंने उनको कभी वेस्टर्न कपड़ों में देखा ही नहीं, कुर्ते पैजामे में रहते हैं, कुर्ते पैजामे में वो इतना रम जाते हैं। वो हमारी परंपरा, हमारी जो संस्कृति उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो आप अपने क्यों नहीं एक्सेप्ट कर सकते? गर्ल्स यूजुअली क्या पहनती है खैरागढ़ यूनिवर्सिटी में? सलवार सूट। हम जैसे पढ़ाई के लिए बाकी डिपार्टमेंट्स है, हमारी संगीत की क्लास है जो, उसके बाद में आपकी संस्कृत पढ़ना होता है, हिंदी लिटरेचर होता है, इंग्लिश लिटरेचर होते हैं, तो ग्राफिक डिपार्टमेंट्स की कहीं भी लड़कियां हैं तो उनके लिए सलवार सूट होता है कंपलसरी। और बाकी जब हम भरतनाट्यम डांसर थे तो हमारे लिए साड़ी चलती थी। ओके। हाँ, आपको तो आप साड़ी पहन के जाते थे क्लास में? अच्छा, डेली? डेली। एक बार तो ऐसा हुआ था कि फर्स्ट ईयर था, तो फर्स्ट टाइम में मुझे पता नहीं था, 2 दिन के बाद साड़ी मिली वहाँ से डिपार्टमेंट से, ये पहनना है। ओके। वो साड़ी करीबन 9 मीटर की साड़ी, अच्छा। हाफ। तो मैंने समझ में नहीं आया, मेरी साड़ी इतनी बड़ी है, मैंने तो नॉर्मल साड़ी कभी नहीं पहना। ये साड़ी कैसे बनेगी पहनते? अच्छा। और ये साड़ी तो बहुत छोटी है, हाफ है, समझ में नहीं आया। तो फिर मैम ने कहा कि पहले आपको आपके सीनियर पहनाएंगे। उसमें उन्होंने 1-2 बार सिखाया और उसके बाद में अब आपको पहनना है, लेगी होती थी सलवार, उसके ऊपर में आपको पहनना है साड़ी। सभी स्टूडेंट की यही ड्रेस रहती थी? भरतनाट्यम और ओडिसी वालों की यही थी, सबकी सबको कंपलसरी था पहनना। अच्छा। उसके बाद में सेंटर से मांग निकली होनी चाहिए पार्टीशन, तेल लगा के एक चोटी। अच्छा। आप एक चूड़ी होना ज़रूरी है, गले में चेन या काला धागा होना ज़रूरी है, बिंदी होना ज़रूरी है माथे पे, कान कहीं भी सूने नहीं होने चाहिए। अच्छा। तो फर्स्ट टाइम ये कल्चर भरतनाट्यम में सिखाया जाता है, मुझे बड़ा अच्छा लगा जानकर। सिखाया जाता है बिल्कुल। जो बॉयज़ है वो भी धोती पहन के आते थे। ओके। धोती भी उनके लिए कंपलसरी थी, धोती कुर्ता। तो भरतनाट्यम में गर्ल्स ज़्यादा थी वहाँ पे या फिर बॉयज़ थे? दोनों इक्वली थे। इक्वली थे? बाहर कंट्री से कोई आपके साथ क्लास में? हाँ, श्रीलंकन्स थे मेरे साथ में। अच्छा। तो ये जैसे भरतनाट्यम में जो लैंग्वेजेस होती है, जैसे आपने बताया 2-3 लैंग्वेजेस के बारे में,
तो ये आप कैसे सीखते हैं वहाँ पे कि ये लैंग्वेज में चल रहा है तो ये यही बोल रहा है? मैम सिखाती थी, ट्रांसलेट अच्छा। करके बताती थी। उसके बाद में हमारे साथ में कंपलसरी था कर्नाटक वायलिन सीखना हमको। ओके। तो मैंने वायलिन सीखा कर्नाटक वाला। तो फिर वही सर लोगों ने सिखाया। और वहाँ ये चीज़ है कि वहाँ गुरु शिष्य परंपरा आज भी फॉलो होती है, आज भी फॉलो होती है। तो हमने हमारी जो गुरु माँ थी, हमने उनके घर के भी सारे काम किए हैं, उनके लिए चाय बना के लाना। अच्छा, तो वहीं कैंपस में ही रहते थे वो लोग? कैंपस में ही रहते थे। ओके, बहुत बढ़िया। अगर जैसे आप एक डांसर ना होते तो अभी क्या कर रहे होते? मुझे डांसर नहीं होती तो मुझे एयरफोर्स में जाने का बहुत शौक था। एयरफोर्स में? एयरफोर्स के लिए बहुत शौक। ओके, चलिए अच्छी बात है। और आपका फेवरेट डांसर कौन सा है अभी, अगर मैं भरतनाट्यम में जानना चाहूँ तो किसको फॉलो करते हैं आप? बाल सरस्वती। बाल सरस्वती? बाल सरस्वती जी। ये कहाँ के हैं? ये भी अपने तमिल में ही हैं, तेलंगाना से। अच्छा। और उसके बाद मतलब उन्होंने भी अपनी ज़िंदगी में बहुत चुनौतियों का सामना किया है। उसके बाद में जो तंजौर ब्रदर्स थे, बाल सरस्वती जी थी, रुक्मणी देवी अरुंडेल थी, इन तीनों ने मिलकर के डांस की स्थिति को सुधारने के लिए दोबारा उसके लिए प्लेटफॉर्म खड़ा किया। ओके। उसमें तो वो काफ़ी चुनौतीपूर्ण था। उसके बाद उनकी फैमिली में भी डेथ हो गई, सब कुछ। वो अकेले होने के बाद में भी उन्होंने बहुत कुछ सहा और काफी स्ट्रगल करते हुए आगे बढ़ी है वो। कभी मिले हो आप उनसे? नहीं, मिलने का मौका कभी नहीं मिला। अभी है वो? नहीं, बाल सरस्वती जी अभी है नहीं? नहीं। ओके। मेरी जो गुरु माँ है मेदिनी हुम्बल, तो उन्होंने भी मतलब कईयों बार ये हुआ है कि डांस में ऐसे नहीं सीखे हैं, गुरु के बहुत मार खाए हैं, डांट खाए हैं, कई बार क्लास से बाहर निकाले गए हैं। अच्छा। गलती, हाँ। उसमें एक बार बस बिंदी लगा के नहीं गई थी। अच्छा। क्योंकि फर्स्ट टाइम था, रेड बिंदी लगाने में थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा था, हैबिट नहीं थी उस टाइम पे। तो मैं भूल गई बिंदी लगा के जाना। तो मैम ने क्लास के अंदर एंट्री भी नहीं था, निकलो बाहर, उसमें पहले बिंदी लगा के आना। और हाँ, पहले बहुत अजीब सा लगता था कि हम कैसे साड़ी पहन रहे हैं क्या। और उसके बाद में मतलब उस चीज़ों के मायने अब समझ में आते हैं। अगर वो गुरु माता अगर हमारे साथ में स्ट्रिक्टली नहीं होती इतना ज़्यादा, तो शायद आज मैं यहाँ होती भी नहीं। एक पॉइंट में अगर मैं बोलना चाहूँ तो भरतनाट्यम जो है हमारी संस्कृति को बढ़ावा देता है, हमारी संस्कृति को और विस्तारित रूप से फैलाता है। तो युवाओं को ये सीखना चाहिए। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब मैं ये चाहता हूँ आपसे कि आप आज के युवाओं को इस कल्चर को लेके क्या संदेश देना चाहेंगे, भरतनाट्यम को लेके, भरतनाट्यम को लेके स्पेशली क्या बोलना चाहेंगे? मैं यही बोलना चाहूँगी कि वेस्टर्न डांस आपको शौक है, ठीक है, आप उसको पूरा करिए, लेकिन अपनी जो संस्कृति को समेटे हुए हैं जो नृत्य, आप उसको भी बरकरार रखिए, उसको बचा के हुए चलिए संस्कृति को। क्योंकि एक वेस्टर्न डांस जो है वो आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकता आगे। ज़रूरी नहीं है कि हर कोई आपको फिल्म इंडस्ट्री में कोरियोग्राफी करने का मौका मिले। मुझे बहुत मुश्किल से अभी 2 एल्बम सॉन्ग कोरियोग्राफ करने मिले हैं। बताइए ना थोड़ा उस बारे में। कहाँ पे? ये भी मुंबई के ही हैं। अच्छा। कोरियोग्राफी में तो गुड्डू जान जो एक एल्बम कंपनी है उनकी, तो उन्होंने मुझे बोला है, अप्रोच किया है उसके लिए। तो एल्बम सॉन्ग वो करने हैं, और उसकी स्टोरी लिखी जा रही है, मैं ही राइट कर रही हूँ उसकी स्टोरी को। आप लिखते भी हैं? जी। अब वो डांस वही है, भरतनाट्यम सीखने के बाद ये है कि आपको स्टोरी एक इमेज करनी पड़ती है कि मैं ये डांस कर रही हूँ, तो उसको मुझे एक्सप्रेशन के थ्रू सारी स्टोरी आपको पूरी रामायण से लेकर महाभारत दिखानी होती है। एक ही डांसर है तो पलट करके आपको मतलब राक्षस भी दिखाना है, पलट करके आपको देवी भी दिखानी है, संहार भी दिखाना है, मरना भी दिखाना है। अच्छा। उसमें तो तुरंत इमीडिएटली 2-2 मिनट में मतलब पल झपकते कैसे एक्सप्रेशन चेंज होते हैं, जगह चेंज होती है, पता नहीं चलना चाहिए सामने में। ओके, तो आज की जनरेशन को अपन क्या बोलना चाहेंगे एक पॉइंट पे कि हम, हाँ, क्या यानी भरतनाट्यम को एक्सेप्ट करना चाहिए? आपको जितने डांस फॉर्म सीखने मिल रहे हैं आप सीखो उसके बारे में। लेकिन ये है कि अगर आप क्लासिकल, और आपने भरतनाट्यम ही नहीं, सारे जितने भी क्लासिकल डांस फॉर्म है जो आपको सीखने मिल रहे हैं, आपको कथक बन रहा है, आप कथक सीखो, ओडिसी बन रहा है, ओडिसी सीखो, मोहिनीअट्टम बन रहा है, वो सीखो, उसमें भरतनाट्यम बन रहा है,
आप जिस डांस फॉर्म में इंटरेस्ट है आप क्लासिकल को करो, क्योंकि ये जितने भी गवर्नमेंट वैकेंसी से लेकर के सब जॉब वगैरह होती है, आप ग्रेजुएशन कर सकते हो इसमें क्लासिकल में, पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हो, इवन नेट पीएचडी सारी चीज़ें करके आप प्रोफेसर भी बन सकते हो डांस में। ये एक गर्ल्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि डांस करने का आपको सालों वेस्टर्न करने का मौका नहीं मिलेगा। एक टाइम तक के ठीक है, लेकिन कहाँ आपकी शादी हो जाती है कहीं, तो वो है कि आपके डांस पे सवाल उठने लगेंगे। हाँ, आपको हाँ। कोई नहीं देगा डांस के लिए, बिल्कुल, बिल्कुल। करने के लिए। तो ये एक ऐसा डांस फॉर्म है जो आप 70-75 साल के भी हो जाओगे तो आपका साथ नहीं जैसे छोड़ने अभी वाला हेमा है। मालिनी जी भी काफी एजेड हो गई है। मैं लास्ट टाइम उनकी डेथ से बिरजू महाराज जी की डेथ से पहले मिली हूँ उनसे। अच्छा, हाँ, बिरजू महाराज से मिले बिरजू हैं? महाराज से मैं लाइव मिली हुई हूँ। कैसा लगा बिरजू महाराज से मिलकर? मतलब वो सामने में पहले तो इमेज करना ही मुश्किल था, मैं इमेजिन नहीं कर पाती। हमने तो सही खैर में। उनको टीवी पे, मोबाइल पे ही हाँ, देखा कभी मौका मिलेगा, कभी सोचा नहीं था हमसे, खैरागढ़ के बदौलत ही उनसे मिलने का मौका मिला। फिर उन्होंने काफ़ी कुछ, एक टेलीफोन की जो रिंग होती है उसमें पूरा डांस करके बता दिया। अच्छा, सिर्फ घुंघरू की थिरकन से ओके। कि टेलीफोन की आवाज़ कैसी होगी, क्या होगी उसमें। फिर उन्होंने बताया कि एक मतलब प्रैक्टिस करने का समय क्या होना चाहिए आपका। सुबह 5 बजे से लेकर के जो उनकी प्रैक्टिस चालू होती थी, करीबन वो शाम के 7-8 बजे तक के कंटिन्यू प्रैक्टिस करने वाले। बिल्कुल बिल्कुल। क्लासिकल डांसर बनना आसान नहीं होता। उसमें अगर आपको करियर बनाना है, आप चाह रहे हो कि आपके पेरेंट्स आपको डांस के लिए भी आगे क्षेत्र में बढ़ने दे, तो आप क्लासिकल डांस आपके लिए बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि आगे जाके आपको फाइनेंशियली भी देखना अच्छा पड़ता है। गर्ल्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आगे जाके। क्लासिकल डांस आपको कोई मना नहीं करेगा। हाँ, कोई मना नहीं करेगा, क्योंकि वेस्टर्न में थोड़ा सा रहता ही है पेरेंट्स को कि क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कहाँ भेजेंगे। लेकिन क्लासिकल में उतना नहीं रहता। तो और अब वो ही है, आप कहीं भी जाओ आपको सिवाय रिस्पेक्ट मिलेगी। रिस्पेक्ट हाँ, मिलेगी। ये 100% तय है कि आपको रिस्पेक्ट ही मिलना है। जैसे अभी आपने इतना सारा काम किया है, तो और आपका क्लास भी है, तो अभी एकेडमी वगैरह ओपन करने का कुछ ऐसे आगे फ्यूचर में कुछ? हाँ, मैं ये चाह रही हूँ, क्योंकि जैसे बच्चे हैं, यहाँ पे थिएटर की बहुत कमी है। हाँ, बिल्कुल नहीं है। थिएटर नहीं है बच्चों के लिए। प्लेटफॉर्म की अभी भी कमी बोलना चाहूँगी कि यहाँ पे डांस सिखा देते हैं, और ये है कि एक तो बस कभी कभी प्रोग्राम करा दिया, बस बच्चे को फर्स्ट सेकंड थर्ड एक शील्ड दे दिए, बस उसके आगे उसका फ्यूचर क्या। तो ये चीज़ें ना हो करके हम बच्चों को मतलब उनके वर्कशॉप लगाएं, उनका डांस कंटिन्यू, जिस मतलब कौन सी विधा में आगे है बच्चे, ओवरऑल डांस का ही नहीं, हर चीज़ में, स्पोर्ट्स के लिए हो गया, डांस के लिए हो गया, संगीत के लिए हो गया। हो सकता है बच्चा गायन में अच्छा हो कुछ, तो वो उसको पता ही नहीं होता कि मैं एक मुंबई में रियलिटी शो होते हैं कहीं, तो मैं वहाँ तक के आगे बढ़ूँ कैसे उसमें। तो कहीं प्लेटफॉर्म में बाहर जाना है तो हम उनको मौका दे, वो प्लेटफॉर्म, तो इसमें सपोर्ट करना चाहिए सबको। बिल्कुल बिल्कुल, सपोर्ट ज़रूर करना चाहिए। राइट, ये बात तो है। तो जैसे अगर हम जानना चाहें, तो आपने इतनी जगह परफॉर्मेंस किया है, तो हम उन अवार्ड्स के कुछ नाम जानना चाहते हैं जो आपको मिले हैं। नृत्य भूषण अवार्ड मिला था कोलकाता में, फिर नृत्य स्वर्णमयी भी मिला। ये कहाँ मिला था? ये मुझे आसाम में मिला था अभी। ओके। उसमें फिर नटराज भी मिला एक। ओके, यानी 3-4 अवार्ड आपको अभी तक हाँ, मिल चुके हैं। और फिर हाँ, पारस चैनल में भी परफॉर्म किया था लाइव रायपुर में। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ आज भरतनाट्यम कंप्लीटली तरीके से सीखने वाले और सिखाने वाले। इनकी क्लासेस भी है यहाँ पर, आपने वीडियो में पूरा वृत्तांत सुना ही होगा। तो अगर आपको ज्वाइन करना हो तो मैं यहाँ पर एड्रेस दे रहा हूँ वीडियो में, आप यहाँ पर आकर ज्वाइन कर सकते हैं इनकी क्लासेस। रितिका जैन जी, काफ़ी अच्छा लगा इनसे मिलके, इनके एक्सपीरियंस जान के, और संगीत विश्वविद्यालय के बारे में भी इन्होंने काफ़ी कुछ इस वीडियो में बताया है। तो वीडियो काफ़ी नॉलेजेबल हुआ है आपके लिए। और तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अदर किसी से शेयर भी ज़रूर कीजिएगा जो इस फील्ड में उतरना चाहता है। और कमेंट करके सबसे अच्छा पार्ट आपको, सबसे अच्छा क्वेश्चन या सबसे अच्छा आंसर कौन सा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए
क्योंकि ऐसे ही पॉडकास्ट मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। बिल्कुल वी ऑफिशियल चैनल को आप लोग बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए। इनसे आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिल रहा है, नॉलेज मिल रहा है, तो आप बिल्कुल इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए। तो इसी के साथ लेता हूँ आज मैं विदा। मिलते हैं फिर से एक नए पॉडकास्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।